Good morning, beta. Let's continue with the topic hydrolysis. जो हाइड्रोलिसिस में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कवर अप करवाए थे, आई टुक सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, मेजरली क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म की बात हुई थी, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किस तरह से हो सकते हैं. यहाँ तक हमने कई केसेस डिस्कस किए थे. और ये जो लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स हमारे सामने हैं, इनको भी हम एज अ बेस लेकर, मेरा मतलब है कि इनके बेसिस पे हम टॉपिक को और बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश में हैं. तो बेटा इसमें मुझे याद आ रहा है कि अप टू 19th एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, एंड नाउ आई शैल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग एग्जांपल्स. तो बाकी के एग्जांपल्स में और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको भी हम देखते जाएंगे. तो आप चलिए 20th पर SiCl4. SiCl4 का मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेनेशन में दिया था, मैं अभी आंसर रिपीट कर देता हूं. H4SiO4 और HCl प्रोडक्ट होगा. आप कंफर्म कर लीजिए, जो आपने लिखा है उसे कंफर्म कर ले प्लीज. H4SiO4 या SiOH4 भी लिखते हैं हम, ऑर्थोसिलिसिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये प्रोडक्ट होंगे. तो इसमें नथिंग इज स्पेशल, ये सिंपली आप कह सकते हैं कि एक जो बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म से क्लोराइड्स या हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस होते हैं, ये उसी का एग्जांपल है. पर SiF4 के हाइड्रोलिसिस में कुछ बात अलग है बेटा. इसमें H4SiO4 के साथ H2SiF6 प्रोडक्ट देना है. आई रिपीट, H4SiO4 प्लस H2SiF6. चेक कर लीजिए, यही आंसर दिया है आपने. और इसे आप चाहें तो जैसा मैंने ब्रेक करके दी थी ना रिएक्शन, आपके पास नोट्स में नोटेड ही होगा, तो आप देख लीजिए. वैसा 2 स्टेप में बता के फिर दोनों रिएक्शंस को एक साथ ऐड करके भी आप लिख सकते हैं. तो आई होप यू हैव गिवन दिस. और इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहा गया. इट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हमने कहा था कि जो HF बनता है वो SiF4 के साथ फर्दर रिएक्ट करके H2SiF6 बना लेता है. सो विद दैट यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसमें SiF4 सारे H2O से रिएक्ट न करके H2SiF6 बना था, तो इसे हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस का केस बोलते हैं. बेटा CCl4 पे आ जाए, अगला एग्जांपल. इसमें पहले तो लिखते नो हाइड्रोलिसिस, या प्लस H2O लिखा है आपने तो एरो के बाद लिखते नो रिएक्शन. नो रिएक्शन. लेकिन इसी के साथ नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दें या तो CCl4 प्लस स्टीम. याद आया, ये भी बता चुका हूं बेटा मैं. क्विकली आंसर ऐड करते जाओ, या ऐड किया है आपने तो चेक करते जाओ. स्टीम के साथ क्या बनाएंगे बेटा इसमें, CCl4 और स्टीम की रिएक्शन में व्हाट इज द प्रोडक्ट. CCl4 और स्टीम की रिएक्शन में व्हाट इज द प्रोडक्ट. फॉस्जीन. फॉस्जीन इज द प्रोडक्ट. COCl2 जिसे कार्बोनाइल क्लोराइड भी कहा जाता है. सो फॉस्जीन या कार्बोनाइल क्लोराइड इज द प्रोडक्ट, है ना. और साथ में HCl बनेगा बेटा. अब बात आती है एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी की. अभी जो आपके पास 23rd से लगाकर 30th तक के एग्जाम्पल है ना बेटा, ये 15 ग्रुप एलिमेंट्स के ट्राई हैलाइड्स या पेंटा हैलाइड्स या ऑक्सी हैलाइड के फॉर्म में कंपाउंड्स हैं. इनको लेकर अभी तक अपनी कोई स्पेशल बात इसमें नहीं हुई है, तो अब मैं आपको इसमें कुछ बात एक्सप्लेन भी करूंगा और आप उस पर फोकस भी करिए. तो मैं आपको सबसे पहले 15 ग्रुप एलिमेंट्स के ट्राई हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस बताऊंगा. इसे आप नोट भी करिए, समझिए भी बेटा. तो अपना टॉपिक है हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस ऑफ द trichlorides of 15 group elements.
आप हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग के साथ में ये थियरी, एज अ थियरी भी आप ऐड कर सकते हो। हाइड्रोलिसिस ऑफ, बेटा मैं पहले ट्राइक्लोराइड्स बताता हूं आपको, है ना। क्वेश्चन की लिस्ट में थोड़ा इधर उधर भी है, क्योंकि कुछ एक बीच में पेंटाक्लोराइड भी आ गए या ऑक्सीक्लोराइड भी आ गए हैं, तो उसे बाद में देखेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइक्लोराइड्स इन 15th ग्रुप, ये टॉपिक है अभी जो हमारे सामने है, जो हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा इस टॉपिक में देखिए क्या होता है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं NCl3 से। बेटा मैं पहले रिएक्शन के प्रोडक्ट्स लिख देता हूं। मैंने आपसे कहा भी था कि एक बार आप ट्राई करिएगा, तो पहले ये चेक कर लो कि क्या यही प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं, और ये प्रोडक्ट्स क्यों आ रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन अभी डिस्कस कर लेंगे, हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे इस बात का। PCl3 प्लस वाटर में बेटा बनता है H3PO3, और साथ में बनेगा HCl। खास बात, ASCl3 यदि आप लेते हो बेटा, तो हाइड्रोलिसिस PCl3 की ही तरह आपको देता है H3ASO3, और साथ में देता है HCl। थोड़ी सी कहानी SbCl3 और BiCl3 की अलग चली जाती है, क्योंकि इनके हाइड्रोलिसिस में आप एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाओ और बनाना है प्रोडक्ट SbOCl। BiCl3 वाले केस में भी ऐसा ही होगा, हाइड्रोलिसिस को दिखाना है आपको रिवर्सिबल, प्रोडक्ट बनाना है BiOCl और HCl। अभी बेटा इसके अंदर मैं ऑब्जर्वेशन वाली बात और ऐड करके लिख रहा हूं। इसमें क्या होता है, ये जो SbOCl बनता है, ये एक ऑरेंज कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। तो अभी मैं लिखता हूं ऑरेंज टर्बिडिटी, आप भी लिख लीजिए, समझाऊंगा हर बात में समझाऊंगा, डोंट वरी। और BiOCl इनसॉल्युबल होता है और व्हाइट होता है, तो इसके लिए आप लिख दें व्हाइट टर्बिडिटी, ऑरेंज और व्हाइट टर्बिडिटी। सबसे पहले तो ये जो ट्राइक्लोराइड्स की रिएक्शंस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, और पहले सबसे पहले मुझे ये फीडबैक आप दीजिए कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ने यही प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं अपने पास। किसी का आंसर सेम है क्या? वेरी नाइस। और कोई? प्रणव ने आंसर दिया है, हाँ जी। हर्षित भी आंसर दे रहे हैं कि यस, उनका सही है। ओके ओके, और किसी का आंसर सही नहीं हुआ? अभी मैं एक्सप्लेनेशन तो दूंगा बेटा, है ना। हाँ ठीक है, वेदांत भी बोल रहे हैं कि यस, उनका भी सही है। ओके बेटा सिद्धांत, ठीक है। तो बेटा अब मैं स्टार्ट करता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, है ना। मैं एक एक केस बताऊंगा। पहले तो आप लिस्ट ऑफ रिएक्शंस जो दिख रही है ना, इनमें से मैं स्टार्ट करता हूं एक्सप्लेन करना सबसे पहले PCl3 की बात, है ना। PCl3 में क्या हुआ ये समझ लो। तो जो PCl3 है अपना कंपाउंड, इसमें ये आप स्क्रीन पे देखिएगा प्लीज। PCl3 में क्या हुआ, फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन जुड़े होने के कारण ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ जा रही है, वही डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, और PCl3 ल्यूइस एसिड है। अब देखो, आपको टॉपिक को एक और मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर फास्फोरस पे लोन पेयर है बेटा,
परंतु PCl3 इज नॉट अ Lewis बेस, बट इट इज अ Lewis एसिड। तो अब ये Lewis एसिड क्यों है? अब ये Lewis एसिड इसलिए है क्योंकि 3 क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बने हैं उसमें शेयर्ड पेयर क्लोरीन की तरफ जा रही है और फास्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो फास्फोरस अपनी वैलेंसी को एक्सपैंड भी कर सकता है। ठीक है, अब फास्फोरस यदि वैलेंसी को एक्सपैंड करेगा तो इसका मतलब है कि ये और बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, इसलिए ये Lewis एसिडिक होता है, क्योंकि क्लोरीन ने डेफिशिएंसी क्रिएट की है जिसके कारण ये Lewis एसिडिक है। तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन की लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है और वाटर जैसे ऑक्सीजन ने फास्फोरस को ज्वाइन किया, उसके बाद में ये HCl निकल जाएगा, POH थ्राइस बनेगा, मतलब ऐसा करके एक एक तीनों क्लोरीन आप हटा दीजिए, 3 OH ग्रुप ज्वाइन होंगे। अच्छा, अब इसमें एक खास बात और है कि जब H3PO3 बनता है तो इनिशियली आपके पास फास्फोरस पे जो 3 OH ग्रुप होते हैं ये प्रोडक्ट टॉटोमराइज होता है। सुनिए ध्यान से जो बात मैं बोल रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म ऐसे जाएगा जो मैं आपको बता रहा था अभी, एक्सट्रीम लेफ्ट में आप ऊपर की तरफ देख सकते हो स्क्रीन पे, है ना। और जब ये बनता है तो ये प्रोडक्ट बना जो मैंने अभी नीचे लिखा है बेटा, ये होता है टॉटोमराइज। और स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3 एक्चुअली एग्जिस्ट करता है ऐसे, जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें एक H रहेगा और 2 OH आ जाएंगे, like this. So this is the condition. 2 OH ग्रुप है, एक H है और एक डबल बॉन्ड O के फॉर्म में होता है। तो ये टॉटोमेरिक चेंज के बाद में H3PO3 का ये स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है। आपने सुना होगा पी ब्लॉक में भी कि ये डायबेसिक एसिड होता है, क्योंकि इसमें 2 OH है और एक H सीधे P से जुड़ा हुआ है, तो इट इज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ H+। एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर क्या आपको PCl3 का हाइड्रोलिसिस समझ में आया? पहले अपनी कंसेंट दे दो। पूर्वांश मैं आपका आंसर दूंगा बेटा, है ना, वेट कर लो। हाँ, तो H3PO3 वाली बात आपको समझ में आ गई, PCl3 का हाइड्रोलिसिस समझ में आया। तो मुझे ASCl3 अब नहीं समझाना, है ना। ASCl3 भी आपको समझ में आ गया इसी बेसिस पर, सेम ही केस है। बस ASCl3 में बेटा ये टॉटोमेरिक चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। ASCl3 वाले केस में क्या होगा, ASOH थ्राइस जो बनेगा वो स्टेबल होता है, सो इट वोंट अंडरगो दैट काइंड ऑफ टॉटोमेरिक चेंज जो मैंने आपको PCl3 में बताया है। इज दैट ओके? हाँ, प्लीज अब ध्यान दीजिएगा कि और केसेस में क्या होता है। बेटा अब मैं NCl3 का केस लास्ट में लूंगा, पहले आप आ जाओ SbCl3 और BiCl3 वाले केस में क्या होगा। देखो बहुत ध्यान से देखना बेटा, रिएक्शन को रिवर्सिबल शो करने का क्या मतलब बताइए। रिवर्सिबल शो करने का क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोलिसिस पार्शियल है ना। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस, हाँ, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है बेटा कि एक ये भी होता है कि यहां पर जो 3 क्लोरीन थे उनको हटाकर, तीनों तो नहीं हटे, 2 क्लोरीन हटाकर एक ऑक्सीजन आया है बेटा, सो बोथ वेज इट इज पार्शियल। SbCl3 की रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए भी हम इसको बोलेंगे कि ये पार्शियली हाइड्रोलाइज हुआ, और साथ साथ इसके तीनों क्लोरीन रिप्लेस नहीं हुए और 2 क्लोरीन का रिप्लेसमेंट एक ऑक्सीजन से हुआ। तो या तो ऑक्सीजन या OH ग्रुप इनको रिप्लेस करते हैं। नॉर्मली हाइड्रोलिसिस में जब हैलोजन हटता है तो ऑक्सीजन या OH ग्रुप आता है, तो यहां पर ये सिचुएशन हुई है, तो बोथ वेज इट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इस बात से हम एग्री हैं। ये पहली चीज होगी, SbCl3 का हाइड्रोलिसिस या BiCl3 का हाइड्रोलिसिस पार्शियल होता है। गॉट इट? अब आगे की बात समझो बेटा, SbCl3 वाटर सॉल्युबल है ना, मतलब यदि कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो पानी में डिसॉल्व होगा, पर यदि आप पानी की मात्रा जैसे ही बढ़ाना शुरू करेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा।
और हाइड्रोलिसिस होकर SbOCl बनेगा। अब SbOCl होता है इनसॉल्युबल। तो यहां सिचुएशन क्या हो रही है बेटा कि एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, हो जाएगा, है ना। तो एट अ पर्टिकुलर स्टेट ये इक्विलिब्रियम स्टेट को एक्वायर कर लेंगे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जाके इनमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ SbCl3 भी है, मतलब जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, और एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ SbOCl भी है जो हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बना। अब टर्म टर्बिडिटी जहां भी मैं यूज करूं केमिस्ट्री में, रिएक्शंस में, कि इसकी टर्बिडिटी आ गई, तो समझ जाइए कि वहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन बना हुआ है। टर्बिडिटी वर्ड स्टैंड्स फॉर द नेचर ऑफ मिक्सचर टू बी कोलाइडल। और यहां ये कोलाइडल क्यों है? क्योंकि वी हैव एन इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन अ सॉल्युबल एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश होती है, इसलिए हम वर्ड लिखते हैं टर्बिडिटी। मतलब हम हिंदी में बोले तो इसको कि जो सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है दोनों साथ में प्रेजेंट है, तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बीच की स्थिति कोलाइडल होती है। सॉल्युबल तब जब 1 नैनोमीटर से छोटे हो पार्टिकल, और इनसॉल्युबल तब जब 100 नैनोमीटर से बड़े हो। और जब दोनों टाइप के सब्सटेंसेस का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो पार्टिकल साइज 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में आ जाता है। तो आप इस वक्त बोलते हैं कि सॉल्यूशन टर्बिड हो गया या ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस का है। ट्रांसपेरेंट तब होता जब पूरा सब्सटेंस सॉल्युबल होता, ट्रू सॉल्यूशन बनता। ओपेक तब होता जब पूरा इनसॉल्युबल सब्सटेंस वहां बना होता। ठीक है, पूरा इनसॉल्युबल सब्सटेंस रहता तो ओपेक होता हो। अब ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच की स्थिति, मतलब 1 से 100 नैनोमीटर का साइज रेंज, आपको याद ही है 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल होते हैं तो बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, 100 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल होते हैं तो सस्पेंशन कहलाता है। यहां पर हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, क्योंकि रिएक्शन हो रही है और उसमें फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस जहां होता है तो हम उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है बेटा अच्छे से? यही बात BiCl3 के केस में हुई, और BiOCl के व्हाइट इनसॉल्युबल होने के कारण सॉल्युबल और व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस के बीच का इक्विलिब्रियम आपको देता है व्हाइट टर्बिडिटी। वुड यू अंडरस्टैंड? टेल मी प्लीज, चैट बॉक्स में YN कुछ तो लिख दो बेटा, मुझे समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, दैट्स गुड। बेटा आप ध्यान देना, मैं यहाँ पर एक फाइनल कंक्लूजन नोट कर देता हूं, और वो ये है कि स्टार्टिंग के 2 कंपाउंड्स में और बाद के 2 कंपाउंड्स जो मैंने अभी आपसे बात की है उनको लेकर मैं लिख देता हूं कि इन दोनों का हुआ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और इन दोनों का हुआ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। एग्री? ठीक है, 2 कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हुए, 2 पार्शियली हाइड्रोलाइज हुए। आइए सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन, 2 का हाइड्रोलिसिस कंप्लीट क्यों हुआ, 2 का हाइड्रोलिसिस पार्शियल क्यों हुआ। लास्ट लेक्चर का एक स्टेटमेंट याद है बेटा आपको? कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ ल्यूइस एसिडिक नेचर, क्या आगे क्या लिखा था बताओ मुझे? आधा सेंटेंस बोला है मैंने, कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ ल्यूइस एसिडिक नेचर, क्या आगे क्या बताओ जल्दी से लिख के। कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ ल्यूइस एसिडिक नेचर undergo hydrolysis या can be easily hydrolyzed। याद आ रही है बात? और बेटा सिद्धांत मोर कोवलेंट नेचर नहीं, मोर ल्यूइस एसिडिक नेचर, इजियर हाइड्रोलिसिस है ना, मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस नहीं, इजियर हाइड्रोलिसिस। और हाँ, एक्सटेंट पे भी फर्क पड़ता है कई जगह पर, जैसे यहाँ भी पड़ रहा है। तो मैं वही चीज रिलेट करना चाहता हूं कि इसमें बेटा 2
जो PCl3 और AsCl3 है, इनमें इनफ ल्यूइस एसिडिक कैरेक्टर है टू अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और ल्यूइस एसिडिक कैरेक्टर ग्रेजुअली नीचे घट गया, जिसके कारण HbCl3 और BiCl3 का हाइड्रोलिसिस कंप्लीट नहीं हुआ। फाइनली इतनी बात समझ में आई। दो पूरे हाइड्रोलाइज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा ल्यूइस एसिडिक है। दो का हाइड्रोलिसिस पार्शियल इसलिए हुआ क्योंकि उनका ल्यूइस एसिडिक नेचर कम है। ऑलराइट, ये बात अब खत्म कर दें, 4 कंपाउंड की बात पूरी हो चुकी है। तो मैं आता हूं अब NCl3 पर। बेटा आप जरा देखो, नीचे वाले कंपाउंड्स में और NCl3 के हाइड्रोलिसिस में एक बड़ा फर्क दिखेगा। हाँ, सार्थक एक पॉइंट बोल रहे हैं, नीचे आने पर ल्यूइस एसिडिक कैरेक्टर घट क्यों रहा है, तो मैं कहूंगा बेटा 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो यहाँ पर ये होता है कि जैसे जैसे साइज ऑफ द सेंट्रल एटम बढ़ रहा है ना फास्फोरस से बिस्मथ की तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम हो रही है और साइज बढ़ रहा है, ये 2 चीजें हो। तो ये तो खैर कॉम्प्लीमेंट ही करता है कि बड़े साइज वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो आप किसी भी एक पॉइंट के हिसाब से सोचोगे तो ये जो सेंट्रल एटम है, इसकी लोन पेयर लेने का कैरेक्टर घट जाता है, लोन पेयर लेने का कैरेक्टर कम हो जाता है, बाहर से लोन पेयर लेने की इच्छा ही कम हो जाती है। आप जो बोल रहे हैं ना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट नहीं है यहाँ। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हो सकता है कि PCl3 में कम आएगा और BiCl3 में ज्यादा आ जाएगा। ज्यादा डिफरेंस पे तो ऐसा होना चाहिए ना लॉजिकली कि बिस्मथ को ज्यादा डेफिशिएंसी फील हो, पर बिस्मथ का नेचर ही मेटेलिक हो गया, तो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा वाला ही नहीं है वो तो एलिमेंट। सो दिस इज द कंडीशन। ल्यूइस एसिडिक नेचर घटने की वजह जो मेन है वो बढ़ता साइज और घटती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की। जो बॉन्डेड एटम है वो तो फिक्स्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, साइज बढ़ रहा है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लिए जाएं, ये इच्छा खत्म होती जा रही है। हाँ बेटा, तो मैं आपसे बात कर रहा था NCl3 की। बताइए NCl3 में क्या कुछ आपको अलग दिखा? हर जगह HCl बना है बेटा, और NCl3 में HOCl या HClO भी लिखते हैं इसको, एक ही बात है, नथिंग टू वरी। HOCl या HClO बनता है, और अमोनिया जैसा प्रोडक्ट यहां पर मिला, तो थोड़ा सा अजीब यहां पर अपीयरेंस दिख रहा है प्रोडक्ट को लेकर। ये कैसे हुआ? नहीं, NCl3 दोनों बिहेवियर शो कर सकता है, ल्यूइस बेस भी होता है, ल्यूइस एसिड भी हो सकता है, ये पूर्वांश पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक अलग टाइप की स्टोरी है बेटा। नाइट्रोजन की लोन पेयर के कारण ये ल्यूइस बेसिक नेचर में भी ठीक ठाक है, हालांकि उतना नहीं जितना अमोनिया वगैरह होता है या अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, पर फिर भी इसमें बेसिक नेचर है और एसिडिक नेचर भी है। अब यहाँ पर एक अलग ही कहानी है, इस पे आप ध्यान देना बेटा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इधर स्क्रीन पे आप देखिए। मैं पहले बस NCl3 का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर भी मैंने ड्रॉ कर दिया NCl3 का। ओके, आप मुझे पहले तो ये बताइए, इसको मैं एक दो छोटी छोटी चीजें आपसे भी पूछकर रिलेट करके बताऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि जब हम PCl3 का हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे, जो अभी स्क्रीन पे हमारे सामने भी, इसमें वाटर के ऑक्सीजन की लोन पेयर को किसने और कहां एक्सेप्ट किया? किसने किया वो तो मैंने शो किया हुआ है, फास्फोरस ने एक्सेप्ट किया। ये बताओ कि इसने कहां एक्सेप्ट किया, मतलब विच ऑर्बिटल इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस? वेकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, क्योंकि sp3 हाइब्रिड है ना बेटा फास्फोरस,
हाइब्रिड ऑर्बिटल से 3 बॉन्ड बन गए और एक लोन पेयर रखी हुई है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो 1s और 3p तक तो यूटिलाइज्ड है अभी। तो स्कोप कहाँ है? PCl3 का फॉस्फोरस लोन पेयर जब लेगा तो अपने वेकेंट d ऑर्बिटल में लेगा। नाउ इज इट द सेम थिंग विथ नाइट्रोजन? नहीं, नाइट्रोजन के पास तो वेकेंट d ऑर्बिटल ही नहीं है ना बेटा। और नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बना ले और उसके पास लोन पेयर है यदि, तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की तो जगह ही नहीं है। एक s और 3p ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड है, एक लोन पेयर से ऑक्यूपाइड है, 3 ने बॉन्ड बना लिया, अब कोई स्कोप ही नहीं है बेटा। यहां पर जो बॉन्ड बनता है ना, इंटरेस्टिंग बात, वो ऑक्सीजन ऑफ वाटर अपनी लोन पेयर क्लोरीन को देता है। यस बेटा, क्लोरीन को देता है, मैं ये बोल रहा हूं। तो प्लीज स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, ये मैंने क्लोरीन के ऑर्बिटल में वाटर के ऑक्सीजन की लोन पेयर को एक्सेप्टेड दिखा दिया। और खास बात, जब इसमें बॉन्ड क्लीवेज होता है और नए बॉन्ड्स बनते हैं तो ये बॉन्ड यहां से टूटता है। और ऐसा ही तीनों क्लोरीन के साथ आपको सोचना है, 1 बाय 1। और यदि आप तीनों क्लोरीन के साथ ऐसा ही सोचेंगे तो फाइनली आपको दिए गए प्रोडक्ट समझ में आएंगे। ठीक है? हाँ निकुंज बेटा, मैं वही बोलने जा रहा हूं, आप सुनिए। निकुंज का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात ये रेज कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो सुनिए बेटा, दैट इज इंटरेस्टिंग। क्या आपको पता है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑलमोस्ट इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। नाइट्रोजन और क्लोरीन ऑलमोस्ट इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? तो यहां पर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नाइट्रोजन के पास भी ऑप्शन था कि वो लोन पेयर ले ले, और क्लोरीन के पास भी ऑप्शन था, पर नाइट्रोजन के पास जगह नहीं थी एक्सेप्ट करने के लिए। पर क्लोरीन चूंकि थर्ड पीरियड का मेंबर है और उसके पास जब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक बॉन्ड बनाने में यूज हो जाए और उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो भी वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है वेकेंट d ऑर्बिटल के कारण। तो ये जो हाइड्रोलिसिस हुआ है ना बेटा, इसमें ऑक्सीजन की लोन पेयर को क्लोरीन के d ऑर्बिटल में एक्सेप्ट किया है। तो दोनों के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का ही ये रिजल्ट है कि नाइट्रोजन लोन पेयर रख पाता है यदि, तो क्लोरीन उसको सपोर्ट कर देता कि ठीक है, वो भी अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर वाला है। यहाँ क्लोरीन जब ले रहा है तो नाइट्रोजन का सपोर्ट मिल गया, क्योंकि बोथ आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑलमोस्ट इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो दिस इज द फाइनल थिंग। और आप देखो कि बाकी सब दूर HCl बना था, बाकी सारे चारों प्रोडक्ट्स में यहाँ HOCl बना और अमोनिया बना, क्योंकि ये जो H दिख रहा है ना अलग वाटर का निकला हुआ, ये N से जाके जुड़ जाएगा। एंड दिस हैपेंस। क्या ये पूरी बात समझ में आ गई? इस हेडिंग में दिए गए सारे एग्जाम्पल आप स्टार लगाकर रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई ने 2-3 बार तो अभी तक क्वेश्चन इन पे पूछे हुए, 3 बार बोल रहा हूँ, हाँ 3 बार पूछे हुए। इन्हीं पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग समय पर, और आगे भी बहुत अच्छे इक्वली चांसेस हैं कि इन एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस बन जाए। सो बी रेडी विथ ऑल सच थिंग्स। अच्छा, अभी अपनी चीजें बची हुई है। ये तो मैंने ट्राइक्लोराइड्स के हाइड्रोलिसिस आपको बताए। अब यहां पर मैं आपको एक बार पेंटाक्लोराइड PCl5 के हाइड्रोलिसिस की बात भी बता देता हूं, फिर हम चलते हैं अपने लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स पे। तो बेटा PCl5 के बारे में सुनो, वही होगा सिमिलर चीज कि यहां पर फॉस्फोरस लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन की, और H3PO4 प्रोडक्ट बनेगा फाइनली। और साथ में HCl। ये तब जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो।
PCl5 लेकिन पार्शियली हाइड्रोलाइज भी होता है और पार्शियल हाइड्रोलिसिस में ये POCl3 और HCl बनाता है। ये इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस के केस के फॉर्म में हम मेंशन कर सकते हैं। बात ये हो रही है कि POCl3 का भी हाइड्रोलिसिस होता है, इसीलिए ऊपर हमने जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखा, इसमें वाटर की अमाउंट एक्सेस में हो तो ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होता है। और ये जो रिएक्शन ऊपर हमने लिखी है, ये इन दोनों इक्वेशंस का रिजल्ट भी कहा जा सकता है। ये दोनों को कंबाइन करके ऊपर वाली इक्वेशन बनी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। बेटा PCl5 has a good Lewis acidic character। हाँ, PCl5 में Lewis acidic character अच्छा खासा है। और वही कॉन्सेप्ट आ गया अपना कि यदि कोवलेंट है, Lewis acidic है, तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है आसानी से। तो PCl5 का हाइड्रोलिसिस इजीली होता है और इसकी पानी के साथ बहुत एफिनिटी है। ठीक, कुछ कनेक्शन मैं बना रहा हूं, उस पर ध्यान दो बेटा। PCl5 कुछ केमिकल रिएक्शंस में एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज होता है। PCl5 कुछ केमिकल रिएक्शंस में एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज होता है। किसी सब्सटेंस का एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट वर्क करना मतलब दूसरे का वाटर मॉलिक्यूल निकलवाने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि खुद वाटर लेना चाहता है। ओके, अब इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है सुनो। जब रिएक्शन में किसी का डिहाइड्रेशन आप PCl5 से करवाए ना बेटा, तो इसको खुद को हाइड्रोलाइज आप पार्शियली करवाइएगा। मैं आपको एक रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में कब क्या बनता है उसको लेकर ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जब PCl5 किसी को डिहाइड्रेट करके खुद हाइड्रेट होगा तो हाइड्रेट नहीं हाइड्रोलाइज होगा और वो पार्शियली हाइड्रोलाइज होगा। अब PCl5 को पानी में ही डाल दिया आपने, तब तो फिर वो लार्ज एक्सेस वाटर में है, तब आप उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाइए। तो क्वेश्चन देने वाला कुछ स्मार्ट लैंग्वेज भी यूज कर सकता है। डायरेक्टली दे दिया तो बहुत ही अच्छी बात है कि PCl5 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या देगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या प्रोडक्ट देगा, तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। और उसने मान लीजिए कि कोई कंपाउंड से वाटर निकलवाने के लिए PCl5 का यूज किया, तब आप उसका क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो always when PCl5 works as a dehydrating agent, you have to hydrolyze it up to the extent of partial hydrolysis। ठीक है, बात समझ में आई। और जब इसमें वाटर ही आप ऐड कर देंगे तब तो फिर वाटर लार्ज एक्सेस में हो गया, तब आप इसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करवा लें। अच्छा, एक चीज और डिफरेंस वाली आप चेक कर लो। देखो बेटा, PCl3 के हाइड्रोलिसिस में हमने क्या बनाया था, H3PO3, है ना, मतलब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड। उसी तरह PCl5 के हाइड्रोलिसिस में आपने बताया H3PO4, मतलब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड। अब ये बात मैंने आपको बताना इसलिए स्टार्ट की क्योंकि यहाँ जो नॉन मेटेलिक कंपाउंड होते हैं ना, उनके हाइड्रोक्साइड नहीं होते, वो ऑक्सी एसिड होते हैं। कभी मैंने आपको पीरियोडिसिटी के साथ ये बात बताई हुई है कि ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स, इनमें क्या फर्क है। सार्थक कौन सी चीज रिपीट कर दूं बेटा, एक बार और बताओ। ये जो ऑक्सी एसिड वाली बात कही मैंने या उससे पहले जो मैं बोल रहा था पार्शियल और कंप्लीट वाली। अच्छा, ऑक्सी एसिड वाली। ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड की बात मैंने कही, इसको आप एक बार और सुन लीजिए। PCl3 के हाइड्रोलिसिस में हमने बनाया H3PO3, तो PCl3 के P की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +3,
और H3PO3 में भी P की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अब मैं चलता हूं यदि PCl5 पर, तो PCl5 का P +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और H3PO4 का P भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड प्रोडक्ट है, H3PO3 या H3PO4। तो अभी जो हमने पढ़े उसमें सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ऑक्सी एसिड मिल रहे हैं। दिस वाज द पॉइंट। कुड यू अंडरस्टैंड? जैसे आप मेटल्स में करवाते थे ना, तो मेटल के हाइड्रोक्साइड बनते हैं, नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड बनते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में। आपने CaC2 का हाइड्रोलिसिस करवाया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन बना दिया था। तो मेटल था इसलिए हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटल है तो ऑक्सी एसिड बनता है उसका, जो OH ग्रुप कंटेनिंग सब्सटेंस होता है। अब बेटा मैं आपको लेकर चलता हूं फिर से अपने लिस्ट पर, और आप सजेस्ट करिए। अब देखो एक बार चेक कर लो क्या क्या हो गया, क्या क्या रह गया। हाँ, एक CCl4 का आपने पूछा था, मैं बता दूं। CCl4 का मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। CCl4 प्लस वाटर मैंने लिखवाया, नो रिएक्शन। अलग से नीचे लिख देना है कि CCl4 विद स्टीम फॉस्जीन और HCl बनता है। और यदि आप थोड़ा और इलेबोरेटिव आंसर देना चाहते हैं तो नो रिएक्शन के साथ में आप लिखिएगा कैन नॉट फॉलो SN2। लास्ट लेक्चर में बात बताई थी मैंने, कैन नॉट फॉलो SN2। और जो आपने लिखा ना फॉस्जीन वाला CuCl2 प्लस HCl, वहां साथ में आप लिख दीजिए takes place through SN1, takes place through SN1। डन बेटा, लिखा इतना। अब देखो 23rd हो गया, 4th, 25th, 26th, 27, 28, 29 कंप्लीटेड। इतने हो गए अपने अभी के डिस्कशन में। 30th में आपसे उम्मीद कर रहा हूं, बताइए 30th में आपसे एक्सपेक्टेड है। सिद्धांत नहीं बेटा, आप CCl4 का पूछ रहे हो ना। अरे एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन कार्बन वाली बात याद है ना। सिद्धांत, अच्छा आप NF3 का बोल रहे हैं। NF3 में साइज का डिफरेंस कहां है? फ्लोरीन भी तो सेकेंड पीरियड का है, दे डू नॉट डिफर इन साइज। सार्थक आंसर गलत है बेटा, सार्थक HNO3 आंसर दे रहे हैं। हाँ, प्रणव आंसर सही दे रहे हैं। नो रिएक्शन विथ NF3 इज द राइट आंसर। नो रिएक्शन, NF3 और वाटर की कोई रिएक्शन नहीं होती। नो रिएक्शन इज द राइट आंसर। HF नहीं बनता बेटा इसमें, नाइट्रिक एसिड नहीं बनता, नाइट्रस भी नहीं बनता, रिएक्शन ही नहीं होती। अब आपको बताना है कि यहां रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है। प्रणव यू आर राइट, बट मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी इसके बारे में सोचें, तो मैं थोड़ा सा इनको समय दे रहा हूं। बॉइलिंग वाटर में भी नहीं होगा ये तो, है ना। NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। Why so? This is my question. नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं था, अभी भी नहीं है, NCl3 में भी नहीं था, NF3 में भी नहीं है, वही स्थिति है। पर वहां क्या हुआ था बेटा, हाइड्रोलिसिस का केस आपको याद ही है ना, मैंने जो अभी बताया। नॉट इवन इन फ्लोरीन, यहां पर तो वहां क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया था ना, क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का मेंबर है, फ्लोरीन तो सेकेंड पीरियड का है ना। सेकेंड पीरियड वालों के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। इज इट फाइन?
बात समझ में आई? NF3 does not undergo hydrolysis due to absence of vacant orbital in nitrogen as well as fluorine. ऐसा आंसर देना पड़ेगा, या neither nitrogen nor fluorine possesses any vacant orbital, therefore hydrolysis is not possible for NF3. ओके बेटा, डन, समझ आ गई बात? आगे बढ़ाएं क्या इसको? अब आप बताइएगा SF4 में आप क्या सोचते हैं? SF4 सोच के उसी लॉजिक से है ना, जो जनरल है। अब जनरल चीज आ गई, तो जनरल वाले में मैं आपसे कोई पॉइंट डिस्कस नहीं करूंगा, सिंपल है, वही जो आप जानते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना, इस बार जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में वो नॉन मेटल। हाँ, अभी बोल रहे हैं H2SO3 और HF, बेटा सही है, बस जरा सा मैं इसमें करेक्शन करूंगा। H2SO3 स्टेबल नहीं होता, जैसे कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होता ना, वैसे H2SO3 भी स्टेबल नहीं है। ये वाटर और SO2 अलग अलग कर दो आप, तो वाटर तो लेफ्ट और राइट दोनों में है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट प्रोडक्ट SO2 बचेगा। आप सही है, आपने H2SO3 भी लिख दिया तो कोई गलत नहीं कर सकता, उसको ध्यान रखिए, है ना, पर SO2 इज बेटर टू एक्सप्रेस। वजह फिर से जान लो, SO2 और CO2 गैसेस पानी में डिसॉल्व तो होती है, पर ज्यादा प्रेशर पे ही हो पाती है। तो कार्बोनिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड केवल हाई प्रेशर पे ही एग्जिस्ट कर पाएंगे, जब इन गैसेस को पानी में डिसॉल्व किया जाए और हाई प्रेशर रखा जाए, अदरवाइज ये लिबरेट आउट हो जाते हैं, वाटर को छोड़ के ये बाहर आ जाते हैं, CO2 भी और SO2 भी। राइट, तो SF4 आई होप इट इज क्लियर। इसी लॉजिक के साथ 32nd क्वेश्चन का आंसर बताओ। 32nd में कैसे आएगा सल्फ्यूरिक एसिड बेटा प्रणव? 32nd तो अपना ये था ना, SOCl2, हाँ, SO2 और HCl आएगा। निकुंज अभी मैंने करेक्शन करवाया बेटा, निकुंज, हाँ, H2SO3 और HCl नहीं, मैंने क्या बताया, H2SO3 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, SO2। H2SO3 सही भी है, पर मोर अप्रोप्रिएट SO2 है, क्योंकि SO2 plus water is H2SO3, but it can remain with water only in the condition of high pressure. तो नॉर्मल प्रेशर पे SO2 निकल जाती है। अब बात आती है 33rd यानी SO2Cl2, इस बार बताओ। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, इस बार सल्फ्यूरिक बनेगा बेटा, है ना, क्योंकि सल्फ्यूरिक स्टेबल होता है, SO3 पानी में डिसॉल्व रहती है, बल्कि उसकी तो बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है पानी के साथ। 32nd का आंसर आई एम रिपीटिंग, SO2 plus HCl। 31 का आंसर आई एम रिपीटिंग, SO2 plus HF। 33rd का आंसर मैं बोलता हूं फिर से, H2SO4 plus HCl, H2SO4 plus HCl। अब आ जाओ आप 34 पर। 34 में आपका आंसर क्या होगा बताइए? सल्फ्यूरिक एसिड एंड HF, वेरी नाइस, आसान है ना, सल्फ्यूरिक एसिड और HF बनाना है। 33rd में HCl था ना बेटा, सार्थक, अब HF बनाओगे, सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है, सेम। 35th,
सेम एज 34 नहीं बेटा प्रणव। निकुंज इस बार सही आंसर दे रहे हैं, और निकुंज का आंसर मैं बाद में शेयर करूंगा, पहले और लोगों के आंसर में चेक कर लो एक बार। वेदांत नहीं बेटा, सार्थक नहीं बेटा, आपके आंसर गलत है। करेक्ट आंसर है नो रिएक्शन। जी हाँ, SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। नो रिएक्शन आंसर लिखिए प्लीज। पिछले लेक्चर में मैं आपसे बात कर ही रहा था कि जेई लेवल पर क्वेश्चंस में उन्होंने ऐसे लिस्ट बनाकर पूछा हुआ भी है कि इनमें से कितने कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होगा नहीं होगा टाइप के क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप में। अब सवाल यह है कि हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होगा SF6 का, बताइए जरा सोचकर समझकर। निकुंज आप आंसर दोगे बेटा, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपने लिखा बोला था नो रिएक्शन। बताइए निकुंज, निकुंज का आंसर आ जाए फिर मैं आपसे शेयर करता हूं। F के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कवर्स P नहीं, सल्फर है ना। हाँ बेटा, यहां पर दो चीजें आपको कारण में बतानी है। नंबर 1, सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 होती है ना, एक कारण तो ये हो गया, मैक्सिमम कोवेलेंसी सल्फर की 6 होती है। देयर आर 2 रीजंस, मैं बोल रहा हूं 2 कारण है। अभी मैंने पहला बोला है मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सल्फर इज 6, और यहां 6 पूरी है। दूसरा कारण भी सुन लो बेटा, दूसरा कारण होता है स्टीरिक क्राउडिंग। सल्फर को जो 6 फ्लोरीन ने घेर के रखा है ना, तो सल्फर तक पहुंच ही नहीं बनती है वाटर के ऑक्सीजन की। जी हाँ, तो सारे फ्लोरीन रिपल्शन क्रिएट करते हैं, स्टीरिक क्राउडिंग क्रिएट करते हैं, और इस हिंड्रेंस की वजह से सल्फर तक ना पहुंचा जा सकता है और ना सल्फर के पास वैलेंसी बची हुई। 6 बॉन्ड पूरे बन गए। So I am repeating 2 reasons for SF6 not undergoing hydrolysis. पहला कारण, the maximum covalency of sulfur is 6 and that has been fulfilled. SF6 में वो fulfilled है। और नंबर 2, steric crowding of 6 fluorine. Crowding of 6 fluorine या steric crowding of 6 fluorine. डन बेटा, लिखिए ये चीज। अभी मेरे इस एक्सप्लेनेशन पे मैं ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। लिख लिया है ये, ध्यान रहेगा। SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो 2 कारण, सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी ही 6 है और उसने 6 बॉन्ड बना लिए, और साथ में 6 फ्लोरीन वाटर को एंट्री भी नहीं देते कि सल्फर तक कुछ पहुंच बन पाए। बिल्कुल बेटा सार्थक, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने एक अच्छी चीज नोटिस की। मैंने जो अभी समझा रहा हूं मैं, ये उसी के लिए किया है स्टार्ट। ये मेरा क्वेश्चन है जो सार्थक ने पूछ लिया है पहले ही, मैं लेकिन सभी के सामने रखता हूं ये क्वेश्चन। बेटा SF6 में हमने कहा कि 6 फ्लोरीन बॉन्डेड है सल्फर के साथ, और सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी पूरी हो गई है। और अब मेरा क्वेश्चन है कि हाँ, ऐसा तो SOF4 में भी हुआ है। देखो जरा, 6 बॉन्ड तो सल्फर ने यहां भी बनाए थे, और जरा चेक करो इधर मैं राइट में SO2Cl2 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करूंगा।
यहां भी तो 6 बॉन्ड बन गए बेटा। यहां तो आपने हाइड्रोलिसिस बता दिया था, यहां ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा? 6 कोवलेंट बॉन्ड तो यहां भी बने हुए हैं। प्रणव बोलना चाहते हैं कि स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर शायद वहां इतना न लगा हो, या स्टीरिक हिंड्रेंस डोमिनेट कर रहा हो, सॉरी डोमिनेट कर रहा हो। नहीं बेटा, कुछ और बात है, वो आपके सामने है, जरा ध्यान से देखो। 6 बॉन्ड दोनों में बने हुए, तीनों में बल्कि, मतलब SF6 में भी बने हुए और ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल में भी बने हुए, पर कुछ फर्क है, जरा ध्यान से देखो। यस सार्थक, वेरी नाइस। सार्थक सही बोल रहे हैं, मैं रिपीट करता हूं, सार्थक ने बोला है कि पाई बॉन्ड है ना ऊपर वालों में बेटा, पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड हमने सीखा है शुरू से कि वीकर देन सिग्मा होता है, तो नीचे क्या हुआ है, सारे 6 बॉन्ड सिग्मा है, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में ये जो डबल बॉन्डेड O होता है ना, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग हो जाती है। जी हाँ, हाइड्रोलिसिस के लिए पाई बॉन्ड टूट जाता है और मॉलिक्यूल में लोन पेयर लेने की टेंडेंसी क्रिएट करवा देता है। ये ऐसा हम ऑर्गेनिक में शो करते हैं ना, प्लीज प्लीज वेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग की बात, आई मिस्ड दैट स्क्रीन। ओके, हाँ बेटा, तो ये मैं शो कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग, मतलब जब हाइड्रोलिसिस होगा तो पाई पेयर ऑक्सीजन पे चली जाएगी और वो हेल्प करेगी कि सल्फर लोन पेयर ऑक्सीजन ऑफ वाटर से एक्सेप्ट कर पाएगा। तो ये प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड हाइड्रोलिसिस अलाउ कर देती है यहाँ। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अभी तक इस कॉन्सेप्ट पर मुझे कहीं कोई क्वेश्चन नहीं दिखा है, ध्यान रखिएगा। ये नॉट इवन इन एनी बुक, किसी बुक में भी किसी भी तरह का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर नहीं है बेटा। ठीक है, समझ गए आप लोग कि सल्फर हेक्सावेलेंट इन तीनों मॉलिक्यूल्स में है, पर ऊपर वाले दोनों हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, और इसकी वजह है कि वहां पर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग के थ्रू हाइड्रोलिसिस अलाउ करवा देती। एंड ऑफ कोर्स अप टू सम एक्सटेंट ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग वाला फैक्टर भी थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि 5 या 4 ही एटम्स है सल्फर के आसपास, यहाँ पूरे 6 एटम थे। और पाई बॉन्ड वाली बात इंपॉर्टेंट है, एक एटम यदि पाई बॉन्डेड है तो वो चाहता है कि इसको सिग्मा में कन्वर्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड कंपेयर्ड टू पाई। चलिए मैं आगे बढ़ूं बेटा, आंसर पे चले आगे। और ये जो आप लिस्ट है ना बेटा अपने पास 36 से लगा के 40 तक, हाँ 40 तक, ये सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी भी ब्लॉक में थोड़ा सा सीखा हो चीजों को, तो याद होगा। इंटर हैलोजन मतलब हैलोजन के आपस में बनने वाले कंपाउंड्स। इसका एक कॉन्सेप्ट बना लो, इंटर हैलोजन कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस का चाहो तो एक कॉन्सेप्ट बना लो। वो ये मैं लिख के बताऊंगा आपको, ये नोट करके आप रख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सो प्लीज ऐड दिस। आपको याद होगा कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज, XY, XY3, XY5, XY7। सारे हाइड्रोलिसिस जब होते हैं ना इनके, एक ही कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही सिंपल है।
कि X लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है जो ऑक्सो एसिड बनाएगा और Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हाइड्रासीड बनाएगा। हाइड्रासीड मतलब HY, जैसे HCl, HF, ये कंपाउंड। और ऑक्सो एसिड होते हैं हैलोजन में ये 4 टाइप के जो मैं लिख रहा हूं, एस पर ऑक्सीडेशन स्टेट है ये। जब हम पी ब्लॉक रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं आपको इनकी नेमिंग वगैरह बता दूंगा, विच इज नॉट अ बिग डील। पर फिलहाल आप फोकस करिए कि एक्स और वाई हैलोजन का करना क्या है हमें प्रोडक्ट में ले जाकर। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे सामने। एक्स को उसके ऑक्सी एसिड में बदलना है और वाई को HY यानी हाइड्रासीड बनाना है, हैलोजन एसिड बनाना है। अब X की ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से उसका ऑक्सो एसिड बनेगा। चारों केस नोट कर लिए आपने? यस, आई एम वेटिंग बेटा पढ़ा। हाँ, तो चलते हैं बेटा अपनी सी स्क्रीन पे आ जाते हैं जहां पर क्वेश्चंस हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड ढूंढते हैं। यस, आई एम सॉरी। यस, क्विकली बताते चलो। ClF3 में क्या बनाओगे? HClO2 और HF। HClO2 और HF, एग्री ना? BrCl में क्या बनाओगे? HBrO प्लस HCl। BrF5 में क्या बनाओगे? HBrO3 प्लस HF। IF7 में HiO4 एंड HF। 40th में क्या बनाओगे? कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही बनाना है जो हमने सीखा, और अभी बिल्कुल स्ट्रेट थे, ये थोड़ा डिफरेंट केस आ गया। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो और बना दो। नेगेटिव स्टेट वालों को HCl और HF बनाना पड़ेंगे, और आयोडीन की स्टेट यहां पे रहेगी पॉजिटिव, तो बनेगा HiO3। HiO3। पूर्वांश नहीं बेटा, IF7 का वैसे SF6 जैसा केस नहीं है। दो चीजें हैं, एक तो आयोडीन का साइज बढ़ चुका है ना, कंपेयर टू सल्फर आयोडीन इज लार्जर। तो स्टीरिक क्राउडिंग ऑल्दो यहाँ 7 फ्लोरीन है, लेकिन वो बात यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस चीज को अलाउ कर देता है। हालांकि it is not as easy as the hydrolysis of the other interhalogen compounds। 39th वाले की मैं बात कर रहा हूं। अब बेटा बात आती है ये जो जेनॉन के कंपाउंड्स हैं अपने सामने, इनके हाइड्रोलिसिस में क्या होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले सीधा सीधा नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। जेनॉन के कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये।
आपको सीधे सीधे पहले ये जानना होगा कि इनमें हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। सो आई एम राइटिंग बेटा, मैं लेकिन स्टार्टिंग XeF6 से करता हूं। पहले XeF6 फिर XeF4 और फिर XeF2 बताऊंगा मैं आपको, उससे इजी जाएगा यदि हम ऑर्डर ये फॉलो कर लेंगे। XeF6 और वाटर, जेनॉन का तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बना लेंगे और साथ में HF बन जाएगा। एक काम करो आप, प्लीज प्लीज वेट, लिखना नहीं है अभी। एक काम करो, इसको पहले स्टेप वाइज लिख लो जैसा मैं बताऊं। ये पार्शियली हाइड्रोलाइज भी होता है ऐसे, XeOF4 बनेगा, फिर XeOF4 को आप और हाइड्रोलाइज करवाइए, CO2F2 बनेगा। CO2F2, ये ऑक्सीफ्लोराइड्स के हाइड्रोलिसिस भी आ जाए ना अलग से, तो भी आप ये बात समझ जाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली XeO3 और HF बना। अब आप सभी तीनों इक्वेशंस को चाहे तो ऐड करके लिख दीजिए। तो XeF6 का फाइनली हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद XeO3 कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से मिले प्रोडक्ट वो ये होंगे। बेटा XeF4 की स्टोरी थोड़ी सी अलग है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस के मामले में। यहाँ क्या होता है, इट अंडरगोज ए रेडॉक्स चेंज। XeF6 में ऊपर कहीं रेडॉक्स नहीं हुई, इसमें रेडॉक्स चेंज हो जाता है, जेनॉन बनता है, XeO3 बनता है, कुछ ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है इस रिएक्शन में और HF बनता है। यहां पर ऑक्सीजन को यदि मैं हटाकर सोचूं, ठीक है, मैं बात ये कर रहा हूं कि 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन को ओमिट कर दीजिए और सोचिए। तो बेटा जेनॉन अपना +4 स्टेट में था, हाइड्रोलिसिस में ये +6 और 0 स्टेट में चला गया। मतलब क्या हुआ, इट इज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन। अभी मैंने 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन को हटाकर सोचने की बात आपसे कही थी, अब ये बात भी इंक्लूड करके मैं बताऊं तो एक्चुअली क्या हुआ, यहां पर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीजन अ काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है ना, क्योंकि जेनॉन का डिस्प्रपोर्शनेशन होना तो बात समझ में आ गई कि ठीक है ये 0 और +6 स्टेट में जाएगा, पर ऑक्सीजन अ काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है कि किसी ने सोचा नहीं और ऑक्सीजन भी इसमें मिली। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेशन और ऑक्सीजन भी साथ में लिबरेशन? तो डिस्प्रपोर्शनेशन वाली बात तो इजी है, क्योंकि जेनॉन की टेंडेंसी जेनॉन 0 स्टेट में आने की ज्यादा है। आपने पढ़ा ही है कि जेनॉन नेचुरली तो 0 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी जेनॉन की पोटेंशियल एनर्जी तभी कम है जब वो कोई कंपाउंड ना बनाए। कंपाउंड में जाके तो ये हायर एनर्जी की स्टेट में आ जाता है। तो जेनॉन के जितने कंपाउंड अब सिंथेसाइज हुए हैं, they are actually synthesized, they are not naturally occurring and they are of the kind endothermic। मैं थर्मोडायनेमिक्स का एक वर्ड यूज कर रहा हूं कि इनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होते हैं, मतलब जेनॉन और उसके साथ जो एलिमेंट कंबाइंड है उनको मिलाकर यदि ये कंपाउंड बनाया जाए तो रिएक्शन एंडोथर्मिक आएगी, ठीक है ना। ज्यादातर कंपाउंड के फॉर्मेशन की एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है, फॉर्मेशन की एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होती है, पर जेनॉन के कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की एंथैल्पी एंडोथर्मिक है।
मतलब इनको फोर्सफुली बनाया गया तब ये बने, क्योंकि कंपाउंड की फॉर्मेशन की एंथैल्पी एंडोथर्मिक होना मतलब प्रोडक्ट इज एट हायर एनर्जी लेवल कंपेयर्ड टू एलिमेंटल रिएक्टेंट्स, है ना। तो अब इस वजह से जेनॉन की टेंडेंसी क्या होती है कि मौका मिले और जीरो स्टेट में आ जाए, चांस मिले और जीरो स्टेट में चले जाए, ये टेंडेंसी है जेनॉन की। तो XCF6 का हाइड्रोलिसिस जब हुआ तो जेनॉन डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो सकता था, क्योंकि हायर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जेनॉन की +6 है, तो जेनॉन के पास डिस्प्रपोर्शनेट होने का चांस नहीं था वहां। लेकिन XCF4 में उसने डिस्प्रपोर्शनेट होकर रिड्यूस होने का सोचा कि जीरो स्टेट में जाने का चांस है कि कुछ एटम्स को +6 में कन्वर्ट करो और बाकी के जीरो में आ जाओ। अब प्रैक्टिकली इसमें और क्या होता है कि उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जेनॉन की ज्यादा है कंपेयर टू देना। तो उसने मौका मिलते ही बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी निकाल दिए। आप सोचिए, मतलब रिड्यूस ज्यादा हुआ, ऑक्सीडाइज कम हुआ जेनॉन। तो जब जेनॉन कम ऑक्सीडाइज हुआ तो किसी और को ऑक्सीडाइज होना पड़ा, और रिएक्शन मिक्सचर में कौन था जो ऑक्सीडाइज हो सकता था? दैट वाज ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का निकलकर O2 प्रोडक्ट बनता है। दिस इज द पॉइंट। तीन हैलाइड जेनॉन के तीनों की अलग अलग और इंपॉर्टेंट स्टोरी है। पहला, आप XCF6 का हाइड्रोलिसिस देख चुके, दूसरा ये देख चुके, और अब तीसरा मैं लिखूंगा, इसकी इक्वेशन भी ऐड कर लो। जब हम XCF2 का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये एक सिंपल रेडॉक्स बन जाती है जिसमें जेनॉन, ऑक्सीजन और H। मतलब XCF2 में तो जेनॉन चांस ही नहीं दे रहा कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उसने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करवा दिया। यहां जेनॉन को इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो ऑक्सीजन से ही उसने निकलवा लिए, ये कहेंगे हम। हाँ बेटा, अब XCF6 में पार्शियल तक होता है। बेटा पार्शियल बोलेंगे तो दोनों पॉसिबल है ना, XeOF4 वाला भी और XeO2F2 वाला भी। XCF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कोई कहे तो आपको वहां पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसने या तो मोल्स वोल्स बैलेंसिंग में रखे हों या कुछ और जानकारी दे देते हैं ना कई बार, जैसे कोई सीक्वेंस बना दिया हो, रिएक्शन सीक्वेंस, और अननोन रखे हो प्रोडक्ट्स को, और उनकी फिर वो कोई जानकारी देगा। XeO2F2 बनाना चाहता है वो या XeOF4 बनाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ इंफॉर्मेशन देता है क्वेश्चन में। राइट, आगे बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं फाइनली एक बार क्या बचा हुआ है अपना आंसर्स में, तो प्लीज चेक। अच्छा, अभी ऑक्साइड्स अपने बचे हुए हैं लास्ट में। सुनिए, ऑक्साइड्स में बेटा क्या होगा, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उनके हाइड्रोलिसिस में उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड आपको बनाना होता है। कॉमनली तो ये होता है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड बनाना होता है। तो N2O3 में HNO3 बनेगा, सॉरी HNO2 बनेगा, HNO2, N2O3 में बनाएंगे HNO2। अब पहले N2O5 बता दो बेटा, इसमें बनना चाहिए HNO3। N2O5 पहले बता दिया मैंने, क्योंकि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड। और 45th की बात सुन लो, NO2+4 स्टेट का ऑक्साइड है ना नाइट्रोजन के लिए, और इस ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन का कोई ऑक्सी एसिड नहीं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेटा ये HNO2 और HNO3 दोनों देता है, मतलब डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। 45th will give you HNO2 plus HNO3,
NO2 प्लस वाटर से आपको HNO2 प्लस HNO3 दो प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। समझ गए बेटा? P4O6 H3PO3, P4O10 H3PO4, लिखा आपने। Cl2O3 यहां क्लोरीन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और +3 वाला ऑक्सो एसिड जो मैंने आपको बताया है HClO2, वो प्रोडक्ट यहां बना लीजिए HClO2। और लास्ट ClO2 में फिर आपको वही करना पड़ेगा क्योंकि +4 स्टेट में क्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड नहीं है, तो क्या करोगे बताओ? +4 स्टेट में क्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड नहीं एग्जिस्ट करता, तो ClO2 के हाइड्रोलिसिस में क्या बनाओगे? +3 और +5 स्टेट वाला, हाँ मतलब HClO2 और HClO3, HClO2 प्लस HClO3। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के हमेशा हाइड्रोलिसिस नहीं, इनको हाइड्रेशन ही बोलना चाहिए कि वाटर इसमें ऐड हो जाता है, पर कुछ केसेस में उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड यदि एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आसपास वाले डिस्प्रपोर्शनेटेड ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। ठीक है? पूर्वांश 40th का मैंने आंसर दिया था HiO3 प्लस HCl प्लस HF, क्योंकि आयोडीन पॉजिटिव और क्लोरीन फ्लोरीन नेगेटिव स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। So I hope this is done and this finishes hydrolysis. Okay बेटा? The topic is over. Hydrolysis जो अपना टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, थोड़े ही समय में ये सब चीजें हम भूल जाते हैं, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप इनको समय समय पर रिवाइज करें, स्पेशली यदि आपका कोई टेस्ट आ रहा है तो एक बार सारे केसेस को रिव्यू कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पूछेंगे आपसे, कुछ और भी चीजें बन सकती है ना। प्रोडक्ट को बॉन्डिंग को लेकर कुछ और इनडायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, पार्शियल कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के केसेस पे बात आ जाए, रेडॉक्स कहाँ हुई है कहाँ नहीं हुई है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाए। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट वे। ओके।